हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से बड़े सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे होंगे। और ऑलमोस्ट ये चैप्टर यानी कि जो कक्षा 12 का पहला चैप्टर चल रहा था संबंध और फलन, वो खत्म हो चुका है, ऑफिशियली खत्म हो चुका है। बस एक बहुत दमदार एक्सरसाइज बचती है और वो है विविध प्रश्नावली। ठीक है ना। अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली है, अंग्रेजी में मिसलेनियस एक्सरसाइज। और बहुत गहरी एक्सरसाइज है। गहरी का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर को लेकर के आपकी समझ और गहरी हो जाए, मतलब थोड़ा सा और डीपली आप स्टडी करें, थोड़ा सा और मजबूती से इस चैप्टर को समझें, तो फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और बहुत एक एक क्वेश्चन आपका बहुत दमदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बहुत सारी बातें आपको सिखाएगा, बहुत रिवाइज कराएगा जो आपने पीछे चैप्टर में सीखा है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही नहीं, इससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि कोई इंट्रो तो कुछ नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। कुछ नई बात तो नहीं बतानी है, क्योंकि नई कुछ बात बतानी होती तो फिर मैं इसका भी इंट्रोडक्शन कराता। लेकिन इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि कुछ नई बात बताना है, तो इसमें नई कुछ बात बताना नहीं है, पिछले ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स आप अपने आप देखिएगा, ठीक है ना। समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है तो पार्ट वाइज कराएंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराएंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले, और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के। और बारी बारी से आप सब अपने पास एनसीईआरटी किताब तो रखेंगे ही, और अपने वो नोट्स भी रखें जो जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां अपने नोट कर रहे हैं सब बातें, वो भी रखें, क्योंकि उसका इस्तेमाल होगा। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक फंक्शन है R2R, है ना। एक फंक्शन है R2R, आपने पढ़ा है फंक्शन R2R। कोई फलन आपके पास में R2R है, तो ये तो क्लियर सी बात है, इसका डोमेन ये होता है आपका, है ना, डोमेन, एंड ये होता है इसका कोडोमेन, है ना, कोडोमेन। तो ये जरा बहुत ध्यान से, मैंने पहले भी समझाया है, किसी फंक्शन को पढ़ते हैं तो उसके डोमेन और कोडोमेन पर नजर जरूर बना के रखें कि क्या है डोमेन, क्या है कोडोमेन, क्या है, और कौन सा वो सेट है। जैसे ये R है, आर का मतलब होगा रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, है ना। ये तो आपको पता ही है कि ये वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना, का समुच्चय। तो ये बहुत अच्छे से आपको हर एक स्टेप पे क्वेश्चन की चीजें समझ में आनी चाहिए, तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो उसने कहा है कि फंक्शन है FR2R, यानी कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के अंदर परिभाषित किस तरीके से है कि fx इज इक्वल टू 10x+4 द्वारा परिभाषित है। और एक ऐसा फलन हमें g निकालना है जो कि R2R ही रहेगा, है ना, जिसका डोमेन और कोडोमेन R2R ही रहेगा, हमें ज्ञात करना है। और जिसके लिए हमें ये कंडीशन दी गई है कि GOF गोफ एंड FOG फोग जो है वो IR का मतलब मैं आपको समझाता हूं। IR का मतलब होता है R में तत्समक फलन, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी आपके पास में फलन, है ना, आइडेंटिटी फलन। और ये क्या होता है, बेसिकली इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, अगर नहीं आपके दिमाग में आ रही है बात तो समझ लें। जैसे GOF निकालते हैं, GOFX निकालते हैं ना हम लोग, तो अगर कोई भी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कब बनता है मैं आपको बता दूं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आई फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो इसके पेट में होता है वही निकल करके बाहर आ जाता है। तो आई अगर x है तो इसका मतलब वो x देगा, आई वाई जो है इसका मतलब वो y देगा। मतलब एज हमने आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन कक्षा 11 में भी पढ़ा था, और वहां पर पढ़ा था कि fx अगर एक फलन ऐसा हो जो कि x के इक्वल हो, यानी कि जो कोई चेंज ला ही नहीं रहा है, x का मान अगर आप 1 भरेंगे तो आपको रिजल्ट भी 1 ही मिल जाएगा। इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग तत्समक फलन या फिर आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे तो IR का मतलब क्या हुआ कि R पर तत्समक फलन है। और अगर हम लोग गोफ x की बात करेंगे, गोफ तो x होता है ना, या तो x यूज करते हैं तो ये x के इक्वल आ जाएगा, एंड जो फोग होगा बेसिकली फोग होता है y, और वो y के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इस बात के दो मतलब हैं, इस बात के दो मतलब हैं कि GOF जो है इट इज इक्वल टू x, एंड FOG जो फोग होगा वो होगा y के इक्वल। तो इसका मतलब दो मतलब है, इसको दिमाग में आप रख लें, ठीक है। तो देखिए अच्छे ध्यान से सुनिए, अब आपको कुछ याद आ गया होगा जिन बच्चों ने अच्छे से आपने वो चैप्टर पढ़ा है, सॉरी वो एक्सरसाइज करी है 1.3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का समायोजन, और जिसके अंदर हमने
व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ा था, है ना, कि कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, ठीक है ना। तो और इनवर्स हम कैसे निकालते थे, तो हमने वहां ये पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है ना, और इस एफ एक्स के लिए हमें एक फंक्शन ऐसा जी एक्स प्राप्त हो जाए, है ना, जिसके लिए कि गोफ जो है इट्स इक्वल टू एक्स हो जाए और फोग जो है आपके पास में वो वाई के इक्वल हो जाए, तो हम ये कहते थे कि एफ जो है एफ एक्स व्युत्क्रमणीय हो जाता था, व्युत्क्रमणीय हो जाता था, व्युत्क्रमणीय होता है ना। और जो g होता था gx जो होता था उसको हम कहते थे कि gx जो है वो fx का प्रतिलोम होगा, fx का क्या होगा, इनवर्स होगा, यानी कि प्रतिलोम होगा, जिसको वहां पर हम लिखते थे कि g इज व्हाट, g f का इनवर्स है ना। आ गई बात समझ में। तो मतलब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए तो यही खेल है पूरा, ऑलमोस्ट उसने दे दिया है, उसने ऑलरेडी कह दिया कि जो गोफ है वो x है और फोग जो है वो y है, इसका मतलब g जो है वो उसका इनवर्स होगा और f जो है व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो आप g निकालोगे, यहां पर आप g कैसे निकालते थे हमने आपको बताया था, ठीक है ना। देखिए तो जब इसको हम हल करेंगे तो ध्यान से देखना आपको, ठीक है ना। तो चूंकि हमें पता है कि जो गोफ है वो x है और तथा हमारे पास में जो फोग दिया है बेटा वो y दिया है, ठीक है ना। इसीलिए हम एक बात कह सकते हैं, इसीलिए, ठीक है ना, तो f का जो इनवर्स होगा वो g होगा, यानी कि f का इनवर्स ही हमें निकालना है, f का इनवर्स g होगा। और इस g को कैसे निकालते थे वहां, ठीक है नहीं, वहां पर हम निकालते थे कि हम कोई एलिमेंट लेकर के चलते थे g में से, है ना, g में से, और किस तरीके से y बिलोंग्स टू g, ऐसा है कि ऐसा लेकर के चलते थे, ऐसा है कि जो y है वो fx के इक्वल हो जाए, y जो है fx के इक्वल हो जाए। मेरे भाई सुनो, ये हमारे पास में रियल नंबर का सेट है एंड दिस इज आल्सो द रियल नंबर का सेट, इधर से इधर जो फंक्शन वो f है, इधर से इधर जो फंक्शन है वो f है और ये f है, और जब इधर से इधर देखेंगे हम लोग तो एक फंक्शन हमें g मिलेगा, ठीक है ना। और चूंकि ये रियल है तो ये भी रियल से रियल ही हो जाएगा आपके पास में, है ना, आपके पास में रियल ऐसे ही तो होता था। मतलब ये है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट y लेंगे तो उसके सापेक्ष इधर की तरफ हमें एक fx मिलना ही मिलना है, क्यों, क्योंकि f जो है व्युत्क्रमणीय है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। ये जो लाइन लिखी है f जो है व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय तभी होता है, इन्वर्टेबल तभी होता है जब 1 1 on 2 होता है, और 1 1 on 2 होगा तो 1 1 होगा तो एक एलिमेंट की एक के साथ एंगेजमेंट होगी, मतलब कनेक्शन होगा, और इधर का प्रत्येक अवयव इधर के साथ संबंध रखेगा, तो यही तो on 2 की परिभाषा होती है। तो इस y के लिए इधर fx मिलेगा, तो अगर मैं इस y को निकाल लेता हूं तो मेरा ये g निकल आएगा, है ना। तो हम लोग y को कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है मेरे पास में गिवन है 10x प्लस 7, 10x प्लस 7, ठीक है ना। और यहां से आप क्या करोगे, ठीक है ना, यहां से आप x की टर्म्स में y की वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि क्या करोगे आप, तो ये आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 10x, ये तो काम करते थे आप उस एक्सरसाइज में, एंड अगर मैं इसको सही लिखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस के 7 अपॉन 10, और इसी को हम फंक्शन gy कह देते थे, y माइनस 7 अपॉन 10, यही हमारा gy हो जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो आप इसकी आंसर शीट में इसका आंसर मैच करें, और gy इज इक्वल टू, है ना, जो हमने लिखा है वही आंसर है। बेसिकली ये जो प्रोसीजर हमने फॉलो कराया है, ये क्यों कराया, क्योंकि उसने ये कंडीशंस दी थी और ये कंडीशंस को हमने अच्छे से दिमाग में रख करके, अच्छा तो यानी कि इन्वर्टेबल वाली ही बात है, व्युत्क्रमणीय फलन वाली ही बात है, तो उसको हमने यूज कर लिया। अब चलिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, जरा फटाफट वीडियो को पॉज करें एंड नोट करें, देन आई विल गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल लगता है मुझे इस तरीके के सवाल, और थोड़ा सा समझ के करना है आपको, ठीक है ना। भाई साहब ने कहा है, एनसीईआरटी वाले भाई साहब ने कहा है कि मान लीजिए कि f एक फलन है w से w, है ना। तो w क्या है, w इन्होंने दिया होगा समस्त पूर्णांकों का, होल नंबर्स आपने पढ़े ना, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं,
तो W एक सेट होता है विच इज 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, ये है W। ठीक है ना, W को ध्यान में रखें, W कौन सा सेट है, ये है पूर्ण संख्याओं का सेट है। जबकि एनसीईआरटी में लिखा समस्त पूर्णांक, तो आप उसको काट करके पूर्ण संख्याओं का सेट लिखें। समस्त पूर्णांकों का सेट तो फिर Z हो जाएगा ना मेरे हिसाब से, तो Z समस्त पूर्णांक तो माइनस वाले भी आ जाएंगे ना, क्योंकि माइनस भी वाले भी तो पूर्णांक होते हैं। तो ठीक है, उसने कहा W से W नहीं, W से W है ना, तो W से W एक हमारे पास में फलन है। और जो कैसे परिभाषित है, उसकी दो डेफिनेशन है, बेसिकली उसकी दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो यह है कि fn n पे डिफाइन किया, x पे डिफाइन नहीं किया, कि fn n-1 के बराबर होता है यदि n एक विषम संख्या हो। एक परिभाषा तो ये हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद कही है कि fn जो है वो n+1 होता है अगर n एक सम संख्या होता है, तो दूसरी परिभाषा ये हो गई, तो सेकंड वन ये हो गई। तो पहली परिभाषा ये है ना, और दूसरी परिभाषा ये है, ठीक है, ओके। द्वारा परिभाषित है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमणीय दिखाने का मतलब है कि हम लोग f को दो चीजें दिखाएंगे, दो चीजें दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे कि f एक तो एकाकी दिखाएंगे, एकाकी यानी कि 1 1 दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है, तभी तो व्युत्क्रमणीय होगा। और दूसरी बात, f को हम लोग आच्छादक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? आच्छादक। इसका मतलब ऑन्टो आप इसको दिखाओगे, ठीक है जी। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं इन दोनों बातों को मिला करके, इन दोनों बातों को मिला करके हम लोग f को बाइजेक्टिव दिखाएंगे, है ना, कि कोई 1 1 भी हो, ऑन्टो भी, तो उसको बाइजेक्टिव कह देते हैं, ठीक है। और बाद में जब ऑन्टो हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसका प्रतिलोम यानी कि हम लोगों को फाइनली प्रतिलोम का मतलब, हमें इस बात का मतलब ये है कि हमें f इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, f इनवर्स भी फाइंड आउट करना। तो आई थिंक सवाल की थीम आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को हल कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सामान्यतः इस तरीके के सवाल शायद पीछे है या नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है, आप देखना आपके नोट्स में रहेगा, किताबों में है। मैं इन दोनों डेफिनेशन को मिला करके एक ही जगह एक फलन तैयार करता हूं, जाकि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े। तो मेरा कहने का मतलब fn एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, fn एक फंक्शन बना लेता हूं, ठीक है ना। किस तरीके का फंक्शन बना लेता हूं, इसकी दो डेफिनेशन दोनों को लिख लेता हूं कि fn की वैल्यू n-1 होगी यदि n हमारे पास में है, यदि n एक ओड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो। कैसी संख्या हो? विषम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। और इस fn की वैल्यू n+1 होगी दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से, और यदि हमारे पास में जो n है एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना होगा, इस फंक्शन को, जो फंक्शन दिया गया है, और फंक्शन दिया कहां से कहां तक है वो भी थोड़ा सा मेंशन अगर कर लो, वैसे ये लिखा है इसने ऑलरेडी, है ना। और फंक्शन जो है हमारे पास में, ठीक है, फंक्शन जो है वो W से W है, एंड W इज व्हाट, W एक सेट है ये वाला, है ना, W ये सेट है ये वाला, ठीक है। तो थीम समझ में आ गई। अब सुनो, अब सुनो, ध्यान से देखना है जो मैं आपको बात करूंगा अभी, क्योंकि इसको 1 1 कैसे शो करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में फिर आच्छादक कैसे शो करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैं 1 1 शो कर रहा हूं, क्या शो कर रहा हूं, 1 1। तो चाहो तो यहां हेडिंग डाल लो एकाकी के लिए, है ना, किसके, एकाकी, यानी कि जब मैं 1 1 शो करता हूं, 1 1, ठीक है ना, के लिए, है ना, आपके पास में, चाहो तो इसको हेडिंग बना दो उस तरीके से करके। देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा। इसमें कुछ केसेस बनेंगे, नॉर्मली सामान्य रूप से जैसे हम करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ केस हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। केस का मतलब देखो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं फंक्शन के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली जब हम दिखाते थे 1 1 दिखाते तो f(x)(x1) = f(x2) लेकर के चलते थे, और किसी भी तरीके से ये प्रूव करते थे कि x1 = x2। लेकिन यहां पर जो आपका x1 एंड x2 है, जबकि इस क्वेश्चन में n1 n2 लेना पड़ेगा, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पे कंडीशन लगी है, इन दोनों पे, इन पे कंडीशन लगी है। और कंडीशन क्या लगी है, कभी तो ये सम संख्या विषम होता है, कभी ये सम होता है। तो मेरे पास लगभग 4 केसेस बनेंगे, जैसे कि मान के चलो
मैं यहां पे लिखता हूं केस नंबर 1 बनेगा, केस नंबर 1, ठीक है ना, कि यदि हमारे पास में n1 n2, मैं दो संख्या लेके चलूंगा ना, जैसे यहां पर हम लोग जब 1 1 दिखाते थे तो x1 x2 लेकर के चलते थे, कहां से, डोमेन में से लेके चलते थे, है ना, आपके पास में ये तो करते थे। तो यहां पर हमारा फंक्शन x में तो नहीं है, n में है, तो हम लोग n1 n2, यदि n1 n2 हम लेकर के चलते हैं w में से, w में से लेके चलेंगे क्योंकि फंक्शन w से w है। और एक बात और कि n1 n2 बिलोंग्स टू दिस, और n1 n2 दोनों हम लोग विषम लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, विषम हो, ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या हो, विषम हो। तब क्या होगा, ये केस फर्स्ट है, वैसे केस कितने बनेंगे मैं लिख देता हूं, या तो देखो n1 n2 दोनों के दोनों ही विषम हो जाएं, एक केस तो ये बनेगा, n1 n2 दोनों के दोनों, है ना, सम हो जाए, एक केस ये बनेगा, या इसमें n1 जो है वो सम हो जाए, n2 विषम हो जाए, ये केस बन सकता है, या n1 विषम हो जाए, ठीक है ना, और n2 सम हो जाए, ये केस बन सकता है। फाइनली 1 2 3 एंड 4 यहां पर 4 केसेस बनेंगे। मेनली तो हमारे काम के तो यही है, क्योंकि यही संभव केसेस है, सही मायने में तो यही संभव केसेस हैं। नीचे वाले आप वेरीफाई करोगे भी तो वो संभव नहीं हो पाएंगे, मैं करा के दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। नीचे वालों को आप ट्राई करोगे, इन पर 1 1 प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो इन पे 1 1 नहीं हो पाएगा, ये केसेस पॉसिबल ही नहीं होने के, ये केस जो है ये दोनों के दोनों संभव ही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये दोनों केस संभव हो जाएंगे। कैसे, देखते हैं। ये जैसे पहला केस मैंने उठाया दोनों के दोनों को विषम को लेकर के, तो मैं fn1 इज इक्वल टू fn2 लेके चलता हूं, है ना। अब देखो हमने n1 और n2 को विषम कहा है, तो जब n1 n2 विषम है तो डेफिनेशन ये वाली काम में आएगी, है ना। तो इसका मतलब आ जाएगा n1 माइनस 1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2। तो इस केस में तो हमारा n1 इज इक्वल टू n2 आ गया है, और जो कि ये शो करता है अगर ये केस है दोनों ही संख्याएं विषम है तो हमारा फलन कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड, ठीक है ना, केस सेकंड के अंदर, इन द केस सेकंड तो केस सेकंड में क्या लेंगे, यदि हम लोग क्या करके चलते हैं, n1 n2 बिलोंग्स टू w, और दोनों सम संख्याओं, दोनों मैंने लिख दिया, दोनों क्या हो, दोनों सम संख्या हो, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था कि गहरा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा इसके अंदर आपका, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो जब दोनों ही सम संख्या, तो अगर मैं fn1 बराबर fn2 लेके चलता हूं 1 1 के लिए, तो यानी कि हमारे पास में डेफिनेशन काम में आएगी n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो n1 इज इक्वल टू मेरे भाई आ जाएगा n2 के। इस केस में भी साफ और सुथरी बात है ना, साफ स्पष्ट बात दिखाई दे रही है कि ये 1 1 बन जा रहा है, ठीक है। आपके कहने से वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन दोनों केसेस को भी डिस्कस करता हूं, ठीक है, आपके पास में। तो केस थर्ड डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, केस थर्ड, ठीक है मेरे बेटे। बहुत अच्छे से समझना चीजों को, ऐसे नहीं है ना, बहुत अच्छे से समझना है। तो थर्ड केस में, केस थर्ड के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, सपोज कर लीजिए केस थर्ड के अंदर मैंने कहा कि n1 को हमने विषम लेके चल रहे हैं, ठीक है, और तथा n2 को मैं लेके चल रहा हूं एक सम संख्या, ठीक है, एक सम संख्या। तो जब मैं इस केस में fn1 इज इक्वल टू fn2 की बात करूंगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, चूंकि मैंने n1 को विषम कहा है तो परिभाषा ये काम में आएगी, तो यहां पर हम लोग n1 माइनस 1 यूज करेंगे। यहां पर देखो, जब हम इसको n1 को n2 को हम सम संख्या कहेंगे तो डेफिनेशन ये काम में आएगी, तो आ जाएगा n2 प्लस 1, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना। n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2। मैंने इसको इधर ले आया और 1 को उधर लेके चला गया, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करा। अब मेरी बात सुनो, एक विषम संख्या में से जब एक सम संख्या घटती है, कोई भी ले लो विषम संख्या, मान के चलो मैंने विषम संख्या ले ली 7, इसकी सम संख्या में ले ली आपके पास में मान ले 6 ही ले ली,
जब इनको मैं घटाता हूं तो मिलता है 1। कोई और ले लो, कोई और ले लो, मान के चलो मैंने 21 ले ली विषम संख्या, इसमें से कोई सम संख्या घटा दो, कोई भी, मान के चलो मैंने 16 घटा दो तो मिलता है, बताइए कितना मिलेगा, 5। बिल्कुल ठीक बात है मैं जो कहना चाह रहा हूं, मतलब कभी भी विषम संख्या में से कोई सम संख्या घटाते हैं ना, ये रिजल्ट ध्यान रखना। आप और ले लो, मान के चलो 63 ले ली, इस 63 में से, ठीक है ना, 63 में से मैं एक सम संख्या घटाता हूं 61 मत घटा देना, क्योंकि 61 तो विषम ही हो जाएगी, विषम में से एक सम घटानी है, क्योंकि विषम में से एक सम घटानी है, तो व्हाट वी गेट 3। कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, जब एक विषम संख्या से सम संख्या घटती है तो आंसर हमेशा एक विषम संख्या आती है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी एक सम संख्या में से एक विषम संख्या घटती है तो आंसर हमेशा एक सम संख्या आता है। मतलब ये n1 - n2 = 2, ये केस ही फेल हो गया, ये केस ही फेल हो गया है मेरे भाई, ये केस ही फेल हो गया है, तो ये असंभव है ना, ये क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इस केस में हम लोग जांच ही नहीं करेंगे, नहीं है तो इस केस में हम लोग जांच ही नहीं कर पाएंगे कि ये 1-1 होगा या नहीं हो, क्योंकि केस ही संभव नहीं हो पा रहा है। देन केस थर्ड की बात, केस 4 में अगर हम बात करें तो वो सिमिलर केस बनेगा, इस बार चेंज करना, n2 को हम लोग कह देते हैं सम, तथा अगर आप ध्यान दोगे n1 को कह देते हैं सम और n2 को कह देते हैं हम लोग विषम, चेंज कर दिया। और फिर हम लेकर चलते हैं f(n1) = f(n2), दोनों की इमेज सेम लेकर चलते हैं। जब n1 सम है तो डेफिनेशन ये काम में आएगी, तो n1 + 1 = हो जाएगा n2 - 1, क्योंकि n2 विषम है तो ऊपर वाली डेफिनेशन काम में आएगी। अब आ जाओ, तो सिमिलरली n1 - n2 = 2 -2, या n2 - n1 = 2, बात तो वही बन रही है, बात तो वही बन रही है। n2 क्या है, विषम है, जब विषम में से एक सम संख्या घटती है तो 2 तो कभी आएगा ही नहीं, एक विषम संख्या आनी चाहिए थी, ये तो सम संख्या है, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है ना, संभव नहीं है, ठीक है। तो ये केस भी संभव नहीं है, तो आप केवल 2 केस वैलिड थे और उन दोनों केसेस के अंदर ही 2 वैलिड केस थे, उन दोनों केसेस के अंदर ही n1 = n2 n1 = n2 आ गया। तो हम एक बात लिखेंगे, ठीक है ना, केस फर्स्ट तथा सेकंड, है ना, से fn जो है एक एकैकी फलन है, यानी कि 1-1 फंक्शन है, एकैकी यानी कि 1-1, ठीक है ना, फलन है। तो बात आपको समझ में आ गई, अब एकैकी हमने दिखा दिया, है ना, एकैकी हमने दिखा दिया फटाफट। अब उसके बाद हमें प्रूव करना है, क्योंकि व्युत्क्रमण ये दिखाना ना, तो एकैकी दिखा दिया है तो हम लोगों को ऑन2 यानी कि आच्छादित भी दिखाना पड़ेगा। तो जरा फटाफट इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और मेरे बेटा इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं अब ये पोर्शन एकैकी वाला पूरा रफ कर रहा हूं कि ऑन2 पे भी मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, है ना, ऑन2 पे मुझे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, आपके पास में देखो ऑन2 में कोई आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑन2 प्रूफ करने का, ठीक है ना, ऑन2 प्रूफ करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता, मतलब कोई मेथड नहीं, जैसे इसमें x1 x2 के हिसाब से करते हैं हम लोग। कई बार ऑन2 प्रूफ करने के लिए 1-2 बात यूज करते हैं कि जो कोडोमेन है, ठीक है ना, कोडोमेन है, उसको हम रेंज के इक्वल दिखा देते हैं, एक तो तरीका ये होता है ना आपके पास में, या फिर वो वाली डेफिनेशन यूज कर लेते हैं कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन, है ना, कोडोमेन के y के लिए, कोडोमेन, है ना, में से अगर y लेके चलते हैं के लिए डोमेन में x एक पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि आपके पास में प्री इमेज है ना, पूर्व प्रतिबिंब
मिलता है या प्रतिबिंब का अस्तित्व है या फिर मिलता है, अस्तित्व है ना, है, ऐसा लिखेंगे। इस वाली लैंग्वेज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर ये दिखा दें, है ना। लेकिन इस बात को लिखने से पहले आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, फील होना चाहिए कि हाँ यार ये ऑन टू है, ठीक है ना, तभी मजा है कुछ लिखने का, अदरवाइज नहीं। देखो अब सुनो मेरी बात, आच्छादक प्रूफ करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं आच्छादक, आच्छादक है ना, आच्छादक यानी कि ऑन टू मुझे प्रूफ करना है इसको, ठीक है ना, ऑन टू मुझे प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, फंक्शन जो दिया गया है बेसिकली, अगर थोड़ा सा फील लेके आए हमारे पास में, हम थोड़ा सा फील करें इस बात को कि फंक्शन हमारा W से W है और W से W के अंदर यहाँ 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, भाई साहब कह रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जीरो किससे कनेक्ट, जीरो क्या होती है, जीरो क्या होती है, जीरो तो एक सम संख्या होती है ना, किसी को डाउट तो नहीं है, जीरो ध्यान रखना एक सम संख्या होती है ना, क्योंकि ये दो से कट जाएगी, जीरो हमें सम संख्या होती है। जब एक सम संख्या है, अगर हम जीरो एक सम संख्या है तो उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन ये काम में आएगा ना n+1, तो 0 + 1 = 1। इसका मतलब कि जीरो का जो कनेक्शन होगा, जीरो का जो इमेज होगी, जीरो का प्रतिबिंब बनेगा 1। बिल्कुल ठीक बात है। फिर हम बात करते हैं 1 की, ठीक है ना, 1 की, तो 1 एक विषम संख्या है, 1 क्या है, एक विषम संख्या है, और जब एक विषम संख्या होगी तो डेफिनेशन काम में आएगी ये वाली, तो n-1 यानी कि 1 - 1 = 0, तो यानी कि 1 जो संबंध रखेगा वो रखेगा की इमेज बनेगी ये। इसी तरीके से 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है तो उसकी इमेज बनेगी 2 + 1, एक बढ़ जाता है ना, तो 2 + 1 यानी कि ये 3 से कनेक्शन रखेगा। और 3 एक विषम संख्या है और 3 - 1 यानी कि ये 2 से संपर्क रखेगा इधर की तरफ ऐसे। 4 जो है वो 5 से रखेगा एंड 5 जो है वो 4 से रखेगा। तो आप देख लो ना मेरे भाई, आप अगर 6 की बात करोगे, 6 की बात करोगे अगर आप, ठीक है ना, तो 6 जो है वो 7 से रखेगा, 6 जो है वो 7 से रखेगा, है ना, और 7 जो है फिर वापस 6 से रखेगा, 7 जो है वो 6 से रखेगा रिलेशन, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है ना ऐसा। अगर 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 हमारे पास में n एक विषम संख्या है तो उसमें से एक कम करके इमेज बनती है, और अगर n एक सम संख्या है तो उसमें जोड़ करके जो एलिमेंट मिलेगा वो उससे कनेक्शन रखेगा। तो अब मुझे बताओ, क्या इधर की तरफ कोई एलिमेंट बच पाएगा क्या भाई? ऑन टू होने का मतलब क्या है कि कोडोमेन के इधर वाला जो हिस्सा है ये कोडोमेन का हिस्सा है ना, दिस इज कोडोमेन, है ना, कोडोमेन का जो हिस्सा है, कोडोमेन के किसी भी अवयव को आप मुझे बताओ, अगर आप नीचे लिखते चले जाओ, बहुत नीचे तक लिखते चले जाओ, क्या कोई एलिमेंट बचेगा क्या? बच ही नहीं रहा, क्योंकि देखो ऐसे बन रहा है 0 1 1 0 2 2 3 3 2, तो ऐसे जोड़ियां बन रही हैं, तो संभव ही नहीं है ना। तो आप एक बात लिखेंगे इसके अंदर, आप इस एक बात लिखेंगे इसके अंदर ऑन टू दिखाने के लिए, ठीक है ना, ऑन टू दिखाने के लिए क्या बात लिखेंगे, एफ की, जो एफ हमारा फलन है कि परिभाषा से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है भाई? अगर आप कुछ भी रखोगे, n सम रखोगे तो विषम मिलेगा, विषम रखोगे तो सम मिलेगा, लेकिन W के अंदर दो ही टाइप के मेंबर्स होते हैं, सम संख्या होती हैं और विषम संख्या होती हैं, बिल्कुल ठीक है नहीं, और तीसरी होती नहीं, तीसरी होती भी नहीं, तो सम होगी या फिर विषम होगी। तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि या तो सम मिलेगा या विषम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो डोमेन होगा, जो डोमेन होगा, डोमेन होगा किसका, एफ का, डोमेन एफ का, यानी कि जो डोमेन है, डोमेन लिखो आप, डोमेन किसका, प्रांत किसका, एफ का, डोमेन एफ का, यहां से ऐसे लिखेंगे, एफ का डोमेन बराबर होगा एफ की रेंज के बराबर हो जाएगा, एफ की रेंज। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है ना। या चाहो तो आप चाहो तो आप यहां पर पहले रेंज ही लिख के दिखा दो उसको, रेंज आ जाएगी,
और रेंज लिखने के लिए अगर उसको और फील कराना टीचर को तो ये डायग्राम भी बना के दिखा दो, इतने ही मेंबर्स दिखा दो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वो समझ जाएगा। तो 1 देखो रेंज ये तो बनेगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। अब ये क्लियर है कि जो डोमेन है वो इज इक्वल रह जाएगा रेंज के, है ना, रेंज के। और इसका मतलब है अतः हमारे पास में जो f है वह f आच्छादक भी है। क्या है? आच्छादक, यानी कि ऑन टू, है ना, ऑन टू है, बिल्कुल ठीक बात है, आच्छादक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले 1 प्रूफ किया था, उसके बाद में हम ऑन टू प्रूव कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब हो गया अतः फलन F11 ऑन टू है, यानी कि एकेकी आच्छादक है। और जब फलन एकेकी आच्छादक है तब हम ये कह सकते हैं कि F व्युत्क्रमणीय भी है, व्युत्क्रमणीय है। अब इसका एक पार्ट और बचा है कि इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने में आप ज़्यादा आडंबर नहीं रचाने हैं, आपको बड़े सिंपल वे से लिखना है। तो यहाँ पे चाहो तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे प्रतिलोम। क्या निकाल लेंगे? प्रतिलोम। तो प्रतिलोम यानी कि इनवर्स अंग्रेजी में कहते हैं, इनवर्स, ठीक है। और इसका हेडिंग डाल लेंगे। तो इनवर्स किसका निकालना उसको लिख लो पहले। fn एक फंक्शन है, ठीक है ना, आपके पास में, विच इज n-1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, जब हमारे पास में जब n एक क्या है, विषम संख्या है ना। शुरुआत में तो n-1 है डेफिनेशन के अंदर, हाँ, n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, विषम, ठीक है ना, विषम संख्या है, ठीक है। और n+1 होगा जब n एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है ना, n एक सम संख्या है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं चाहता हूं f का प्रतिलोम निकालना, इनवर्स निकालना, देखो इनवर्स क्या होगा, इन रिजल्ट को रिवर्स करो, आप इन रिजल्ट को क्या करो, रिवर्स करो, ठीक है ना, ठीक है। रिवर्स कैसे करेंगे? सीधी सी बात है कि अगर हम लोग, ध्यान से देखना है, रिवर्स करने का मतलब है, क्योंकि f इनवर्स निकालना है ना मेरे को, तो f का इनवर्स कैसे निकलेगा, f इनवर्स जो है, f इनवर्स n निकालना है, तो डेफिनेशन को रिवर्स करो कि यहां पर हमने क्या लिया था। अब देखो, सुनो, थोड़ा सा फील लाओ, क्योंकि बिना फील के मुझे सवाल करने में मजा नहीं आता, थोड़ा सा फील लाओ। यहाँ 0 था, 1 था, 2 था, है ना, आपके पास में 3 4 ऐसी 0 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को, ये तो हमने फंक्शन f डिफाइन कर लिया था ऐसे करके, जो कि आपको पता 0 1 से कनेक्ट थी, 1 0 से कनेक्ट था, एंड 2 जो था वो 3 से था, एंड 3 2 से था। इस तरीके से मैंने बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को इधर से इधर डिफाइन कर रहा हूँ, जी ना कहो कि f इनवर्स कह लो, है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन को उल्टा पढ़ो, इधर से पढ़ो कि 0 किसके साथ में रिलेशन रख रहा है, जब एक सम संख्या है तो रिजल्ट मिल रहा है 1, है ना। यानी कि देखो 0 है, 0 एक सम संख्या है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है 1। ये कब मिला होगा? जब 0 में 1 जोड़ा होगा, है ना। यानी कि अगर हमारे पास में हम लोग n एक सम संख्या लें, n को हम सम संख्या लें, सम संख्या है, सम संख्या ले लें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, जब 0 ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है 1, ठीक है ना, और जब 1 ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है 0। तो 0 1 कैसे बना होगा? 0 में 1 जोड़ करके, 0 में 1 जोड़ करके, लेकिन हम लोग n ले रहे हैं तो यहां पे n ले लेंगे। बात समझ रहे हो? इधर से मैं पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से देखो, 1 क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। चलो इस नीचे वाले बात करते हैं। 2 क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। 2 3 कैसे बना होगा? जब इसमें 1 जुड़ा होगा। तो देखो n को मैंने सम लिया है, अगर यहां मैं 2 लूंगा तो यहाँ 2 + 1 जब भी तो 3 बना होगा, ठीक है, ये डेफिनेशन सही है। अब देखो, जब मैं 3 ले रहा हूं
तो मेरा रिजल्ट मिल रहा है 2। इसका मतलब 3 में से 1 घट रहा है, तो इसका मतलब जब n को हम, n एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो n माइनस 1 मिल रहा है, n माइनस 1 मिल रहा है। तो आप इनवर्स यहां से दिखा सकते हैं, इसको डायग्राम को चाहे बना के दिखा दें उसको, वो समझ जाएगा। मैथ्स का टीचर ही तो कॉपी चेक करता है, मैथ की हिंदी वाला थोड़ा चेक करेगा। तो मैथ का टीचर है तो मैथ, इतना मैथ तो उसको आता है बेचारे को कि वो समझ जाएगा बच्चे ने कैसे क्या करा। ऐसा डायग्राम साइड में ध्यान आकर्षित करने के लिए बना दिया करो, लेकिन सही बनना चाहिए डायग्राम। कभी आपके सही क्वेश्चन को चेक करने के बजाय वो आपके डायग्राम को गलत देख करके गलत क्वेश्चन को काट दे। मेरा कहने का मतलब है अगर आप ये चीज सही बना पा रहे हैं तो साइड में कहने के थोड़ा सा बना दिया, क्या दिक्कत आ रही है ना। अब आप थोड़ी नजर मारो इन दोनों पे, दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। ये क्लियर है कि जो एफ फंक्शन है वो एफ इनवर्स के ही बराबर है, चेक कर लो। या फिर ये कहें कि एफ इनवर्स, एफ का इनवर्स जो है वो एफ ही है, चेक कर लो ना। सिर्फ क्रम बदला है मेरे भाई, और कुछ नहीं बदला है, क्रम बदला है। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन प्रॉपर कर दिया है, काफी समय लगेगा है इसमें, थोड़ा सा दिमाग भी लगा है करने में। तो मेरे भाई मेरे बेटे इसको अच्छे से जरा फटाफट 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 वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। और 3 भी अच्छा ठीक है, इजी है, इजी इजी, बहुत कूल क्वेश्चन है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फालतू का। हमें कहा क्या है, हमें कहा क्या है बेसिकली, एक फंक्शन दिया है रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के अंदर, देन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो द्वारा हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ fx। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो f ऑफ fx का वैल्यू आप भरिए यहां पर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। फिर से आप f की डेफिनेशन लगाओ। f की डेफिनेशन ये कहती है, यानी कि जहां जहां x है वहां पर ये भरना है। देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x एंड प्लस 2 एंड प्लस 2। बस भाई इसको आपको सॉल्व करना, और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। आप कहीं भी मुझे आप मतलब मैं बस कुछ नहीं कह रहा हूं, पूरी गारंटी मैं इसकी दे रहा हूं 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई, इसको क्या करोगे आप, स्क्वायर खोलना है, किसी को a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर खोलना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, क्या दिक्कत है ना, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, और माइनस 3 इंटू इसको हल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 एंड प्लस के 2। ठीक है ना आपके पास में, तो आप इसको सॉल्व कर लो, गुणा भाग कर लो, तो जो आंसर सीट में आंसर वही मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो बेहतर मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जरा फटाफट इतना जितना आपको लग रहा है नोट करने लायक है इसको कर लीजिए फटाफट। चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी 2 किया था ना, उसके अंदर बहुत सारा समय लगा है और बढ़िया बातें हमने करी हैं उसके अंदर। तो नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, और अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। इस पर थोड़ा सा अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय दे करके बैठें, जल्दबाजी में इसको छोड़ करके ना जाए, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। तो उसने क्या कहा, एक फंक्शन है, देखिए एक फंक्शन यानी कि हिंदी में कहते हैं फलन। एक फलन है जो रियल नंबर से शुरू होता है और कहां पर जाता है, इस सेट पर। और ये सेट बड़ा अजीब सेट लग रहा होगा आपको बेसिकली, ये जो सेट दिया है, इधर वाला सेट जो दिया गया है, पहले मैं पढ़ लूं, चलो मैं बाद में बताऊंगा कि एक फंक्शन f है जिसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, बड़ा खराब सा, लेकिन खराब सा नहीं है ये, मैं इसको बहुत छोटा करके बताऊंगा, ये आपकी जान पहचान वाली चीज है, लेकिन लिखी ऐसी है बस, है ना। जहां fx जो डिफाइन है वो है x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x। मोड ऑफ x समझते हो ना, निरपेक्ष मान, मापांक फलन याद करो, ठीक है ना। नहीं याद है तो मैं याद करा दूंगा अभी थोड़ी देर में। x कोई भी रियल नंबर द्वारा परिभाषित है, हमें इसको सिद्ध करना कि ये एक एक ही आच्छादक है, यानी कि 1 1 ऑन टू इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो थोड़ी बेसिक बातें आपको मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो आप इसके कोडोमेन को देखो, आप जो दिया गया है, फंक्शन दिया गया x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, सच दैट कि x की वैल्यू
वो -1 और 1 के बीच की है। तो मतलब इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे -1 है, यहाँ पर 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ -1 तो नहीं है ना, क्योंकि बराबर नहीं है ना। x की वैल्यू अगर ऐसी होती तो मतलब -1 भी होती, लेकिन नहीं है ना। और ना ही वो 1 है, ना ही वो 1 है, ना ही वो 1 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं इनके बीच की है, इनके बीच की है। और याद करो ये वाला फंक्शन कौन सा होता था, ओपन इंटरवल हम लोग लिखते थे, ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, ओपन इंटरवल -1 से खुला अंतराल, ऐसे तो लिखते थे। x की वैल्यू कहां से आएगी, इसमें से आएगी। इसको नोटेशन करने का तरीका और भी मैंने बताया था क्लास 11th में, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समुच्चय के अंदर हमने पढ़ा है। तो इस फंक्शन को अगर वो इस सेट को ऐसा लिख देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रियल नंबर है, इसके बीच के सारे रियल नंबर इसी इंटरवल से आएंगे। अंतराल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो शायद आपको याद आ गया होगा, नोट्स निकाल के देखना 11th क्लास और चैप्टर नंबर 1 में लगभग एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर की बात है ये, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए ये तो बात हमने बता दी, सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अब सुनो, इसकी तो खैर जरूरत भी नहीं है हमें ऐसा लिखने की। फंक्शन पे आ जाओ, फंक्शन पे आ जाओ। जो फंक्शन है मेरा एफ एक्स जो फंक्शन है बेसिकली वो दिया है x/1 प्लस मोड ऑफ एक्स। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को पता है मोड ऑफ एक्स की ना डेफिनेशन दो होती है, दो तरीके से डिफाइन होती है। मोड ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, देखो कैसे डिफाइन होता है। इसकी वैल्यू -x होती है अगर x 0 से छोटा हो जाए, और अगर x 0 से बड़ा हो जाए तो उसकी वैल्यू x होती है। तो ये डेफिनेशन आपको पता है ना, क्योंकि मोड की दो वैल्यू, अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो जैसे हमने इसको तोड़ा है ना, उस हिसाब से फंक्शन को मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो आपको मुझे दिख जाए, साफ साफ दिख जाएगी। देखो ध्यान से, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा x/1, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आएगी, -x, क्योंकि इसकी जगह हम क्या रखेंगे, -x रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस बात को नोट कर लो बेटे, मापांक फलन की बात बता दी मैंने तुम्हें। ये मापांक फलन आप लोगों ने पढ़ा था ना 11th के अंदर, तो वही आप याद तो कर नहीं पाए होंगे कि वहां पे तो आप लोग 10वीं पास करने के बाद हवा में थे, है ना। तो कोई बात नहीं, तो यहां पर इस बातों को याद रखो, ये बातें आपकी जीवन भर काम आने वाली बातें हैं कि मापांक फलन क्या होता है, कि जब 0 से छोटा होता है तो वो -x होता है। चलो मैं बताता हूं, देखो आप इसके अंदर को 0 से छोटी वैल्यू रख के दिखाओ। 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव, जैसे -3 रखा मोड के अंदर, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, -x। हमने जब x की वैल्यू -3 रखी तो -3, देखो 3 आ गई, नहीं आ गई। मतलब ये माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है जब आप x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हो, माइनस में ले रहे हो, तो एक माइनस तो संख्या के साथ ही आएगा, तो उसको प्लस करने के लिए एक माइनस और लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये बात करी है, ठीक है ना। तो चलिए देखो ध्यान से, तो x/1 -x इस फंक्शन का वैल्यू होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी, एंड जब x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तो इस फंक्शन को हम x/, इसकी जगह हम x यूज कर लेंगे, 1 + x रहेगी। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। मैंने इस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया मेरे बेटे, ठीक है ना। मैंने इस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया कि जब 0 से छोटा है, ठीक है ना, और जब 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। 0 से बड़ा, इसमें हम बराबर का चिन्ह भी ले सकते हैं, पॉजिटिव जी को आप यहाँ पे अगर आप 0 के बराबर भी ले लो तब ये केस वैलिड है ना। 0 के बराबर भी आप ले सकते हो, बस 0 के बराबर होगी तब तो सीधी सी बात है, 0 0 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगी, है ना, सॉरी 0 ही आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर आप 0 बराबर वाला केस भी लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इस चीज को आप कहीं ना कहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं रफ कॉपी में नोट कर लो। और इस सेट को ऐसा लिख सकते हैं, ये भी ज्ञान अपने कहीं ना कहीं लिख लो आप, है ना। ये बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने ठीक है ना। चलिए तो मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को करने में आपको
बहुत आलस आ रहा होगा, और जिन बच्चों को चीज़ें समझ में आती है अंदर से उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा। मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे समझ में आती है ना। तो कोई बात नहीं कि समझ में नहीं भी आ रही हैं तो एक बार हाथ सा निकाल के छोड़ दो यार, ठीक है, लेकिन छोड़ के मत जाओ, एक बार देख के तो जाओ, पूरा समझने की कोशिश तो करो। दिमाग पे जितना जोर डालोगे उतना ही तो तुम दिमाग को अपने विकसित करोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा हमारे पास में, जब हम इसको एक एक ही दिखाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से काम करेंगे, एक एक ही, यानी कि जब इसको 1 1 प्रूव करेंगे तो उसको कैसे दिखाना पड़ेगा, हमें ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं। तो 1 1 के लिए हमें, ठीक है ना, डोमेन में से x1 x2 रियल नंबर में से 2 नंबर लेने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, प्रॉब्लम ये है कि जो x1 x2 ले रहे हैं, x1 और x2 के लिए 2 केस हैं हमारे पास। 0 से छोटी भी वैल्यू ली जा सकती है, ठीक है ना, अगर हम बीच में सेंटर में 0 बना लें, एक बार तो इधर की तरफ 0 से जब छोटी वैल्यू लेते हैं तो fx का जो फंक्शन है वो काम में आता है, कौन सा, x अपॉन 1 माइनस एक्स, और जब हम 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो fx काम में आता है x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो मतलब इसके अंदर भी हमें केस बनाने पड़ेंगे। केस क्या बनाने पड़ेंगे, हमें अलग अलग स्थिति देखनी पड़ेगी कि जब दोनों वैल्यूज 0 से छोटी हों तब क्या होगा, और जब दोनों वैल्यूज 0 से बड़ी हों तब क्या होगा, और वो तीसरा और चौथा केस भी बनेगा कि जब एक वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, एक वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, है ना आपके पास में। यानी कि मेनली 3 केस मेरे हिसाब से बन रहे हैं। पहला केस मैं कह रहा हूं कि यदि मैं x1 और x2 दोनों को ही मैं 0 से छोटा कंसीडर करके चलता हूं, ठीक है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 जब मैं लेके चलूंगा, एक मिनट यार जरा पानी पी लूं यार। चलिए ओके, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 और दोनों ही 0 से छोटी हैं तो फंक्शन काम में आएगा ये वाला, तो यानी कि x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 इंटू 1 माइनस x1, और मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ x अंदर मल्टीप्लाई करो x1 x2 आ जाएगा, फिर x2 इंटू x1 x2 x1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो x1 इज इक्वल टू x2 आप देख पा रहे हैं। इस केस में तो ये 1 1 हो गया, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इस केस में 1 1 हो गया, फर्स्ट वाले केस में 1 1 हो गया, फर्स्ट केस में 1 1 हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास में दूसरे केस के लिए बात करते हैं, केस नंबर सेकंड, ठीक है, केस नंबर सेकंड केस सेकंड, ठीक है ना। केस सेकंड में हम लोग x1 एंड x2 हम लोग r में से लेके चलते हैं, लेकिन कि x1 और x2 को ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला केस। फिर जब मैं बात करूंगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो f ऑफ x1 का मतलब कितना है, तो डेफिनेशन काम में आएगी ये वाली, x अपॉन x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। तो मेरे भाई मेरे बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 और 1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 इंटू 1 प्लस x1, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 एंड x2 प्लस x2 x1, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x1 इज इक्वल टू x2। इस केस में भी ये 1 1 बन गया भाई। एक केस और बन सकता है कि अगर हम लोग x1 केस थर्ड, वैसे संभव नहीं होगा वो केस जब विपरीत, वो थर्ड केस में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी कि अगर x1 तो हम लेके चलते हैं 0 से छोटा, और x2 को ले सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर, और केस 4 भी बन सकता है कि अगर x1 को हम 0 से बड़ा या बराबर लेके चलें और x2 को हम 0 से छोटा लें। ये वैसे ही दोनों केस भाई, ये केस दोनों सेम ही है ना, दोनों केस सेम ही है, दोनों में सेम बात आएगी। जब इसको आप वेरीफाई करोगे, जैसे मैं फर्स्ट केस को वेरीफाई कर रहा हूं, केस थर्ड को,
तो इस केस में डेफिनेशन काम में आ जाएगी ये वाली कि x1 अपॉन ये वाली काम में आएगी ना, ये वाली 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन इसमें ये वाली नीचे वाली 1 प्लस x2। बात सुनो मेरी, दोनों तरफ, अरे क्या बदतमीजी है यार। f ऑफ x1 इज इक्वल टू, जब वो f ऑफ x2 लेके चलेंगे तो इसमें तो डेफिनेशन ऊपर वाली x1 माइनस 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब देखो ध्यान से इसको आप सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व जब करेंगे तो x1, ठीक है ना, x1 इंटू 1 प्लस x2 आ जाएगा इज इक्वल टू x2 इंटू 1 माइनस x1 आ जाएगा, और x1 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x2 x1, ठीक है ना, x2 एंड x1। और आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा और गहराई में जाता हूं। मैं लिख लेता हूं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं माइनस ऑफ x1 x2 2x1 x2 हो जाएगा, बिकॉज भाई इधर जाके जुड़ जाएंगे ना दोनों माइनस में। या एक काम करें, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x1 x2। समझे नहीं क्या हुआ? हमने माइनस को खा लिया, x2 को शुरू में लिख लिया, x1 को बाद में, तो एक माइनस इधर वाला और उधर वाला माइनस एडजस्ट हो गया। अब इस पे विचार करो, देखो इस पे ये केस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखो, x1 जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। x2 0 से बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। अरे यार x2 माइनस x1 करेंगे ना, जब उल्टा करेंगे इसको, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जब एक पॉजिटिव नंबर में से एक नेगेटिव नंबर घटता है तो सोचो क्या मिलता है। जब एक पॉजिटिव नंबर में से एक नेगेटिव नंबर घटेगा, कोई भी ले लो, तो हमें मिलेगा, घटेगा तो हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, जैसे कि 5 मिल गया। इसमें हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। अब इधर देखो x1 नेगेटिव है, x2 पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव की गुणा कितनी होती है, नेगेटिव आती है। भाई मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको समझ रहे हो ना। x1 एक नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा तो नेगेटिव ही होता है। x2 एक पॉजिटिव नंबर है, जब x1 की x2 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस ही होता है। अब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कितनी गलत बात हो गई। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में तो एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, इससे सॉल्व करके तो एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, और इसको सॉल्व करके एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। भाई मतलब आप अगर सोचो, थोड़ा सा सोचने वाली बात है यार, इतनी मतलब भारी भी नहीं है, इतनी कठिन भी बात नहीं है, लेकिन इस लेवल पे आप उसको सोचना चाहिए। x2 को क्या लेके चले हैं, x2 को 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। x1 को 0 से छोटा, तो मेरे भाई जब हम 0 से बड़ी संख्या में से 0 से छोटी संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव ही पाएंगे, एक धनात्मक संख्या मिलेगी। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो दिमाग में, क्या सोच पा रहे हो ना। इधर की तरफ देखो, x1 x2 एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर की गुणा होती है तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर मिलता है। कोई भी दो नंबर उठा लो जो विपरीत चिन्ह वाले, तो अब इस केस में ये हो गया कि पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और जो कि संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा था थर्ड केस नहीं बनेगा, फोर्थ भी नहीं बनेगा, फोर्थ में इसको उल्टा कर दोगे आप फिर, तो ये संभव ही नहीं। चाहो तो इनको दिखाओ भी ना आप, दिखाओ भी ना, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से लिख देंगे जो संभव नहीं है। पूरी बात तो लिख नहीं सकते हम, जो हमारे मन में चल रही उनकी सारी बातें, जो संभव नहीं है। भाई x1 x2 बराबर कैसे हो जाएंगे जब ये केस ही संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बात लिखेंगे, और वो बात ये लिखेंगे कि केस फर्स्ट तथा केस सेकंड के आधार पर जो f है, f एक ही है, हम लोग दिखा देंगे f एक ही है।
तो मुझे लगता है आपको समझ में आया कि एफ हमने 1-1 प्रूफ कर दिया है और बहुत दम लगा के प्रूफ करा है। जरा फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को ऑन टू प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहां से पूरा रफ कर रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता है 4 क्वेश्चंस के अंदर ही हमने 1 घंटे का लेक्चर ले लिया है पूरा, और एक्सरसाइज के अंदर है 19 क्वेश्चन। तो ऐसे तो ये भाई पूरा दिन लगेगा इसमें यार, नहीं, ठीक है ना। देखो कितनी लेंथ हुई है, जरा देख ना कितने मिनट का हो गया, 55 मिनट। कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चंस को अभी रोक देंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे ताकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना बने, ठीक है। तो मैं अब कर रहा हूँ इसको प्रूफ कर रहा हूँ, और इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ ऑन टू। क्या प्रूफ कर रहा हूँ? आच्छादक, यानी कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। ऑन टू प्रूफ करने के लिए वही बात कहूंगा मैं फिर से आपको कि थोड़ा सा फील आपको आना चाहिए, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से फील आना चाहिए। तो चलिए अलग अलग ही प्रूफ कर लेंगे, है ना। 2 केसेस हैं तो दोनों केसेस के लिए अलग अलग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने 2 केस बना लिए ना इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि कि x जो है वो छोटा हो 0 से, इस केस में देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सुनो मेरी बात। आपको पता है कि इधर वाला जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, एंड इधर वाला जो सेट है, ये वाला जो सेट है वो ये वाला सेट है, जिसको अभी मैंने शॉर्टकट में लिखा था ओपन इंटरवल -1 to 1, मतलब -1 से लेके 1 तक की वैल्यू जितनी भी इसके बीच की होंगी सारी की सारी आ जाएंगी। -1 भी नहीं होगा बेसिकली, -1 भी नहीं लेंगे और 1 भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। आपके पास में इसके बीच की वैल्यू जितनी भी होंगी, इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज होंगी, है ना। जैसे कितनी आ जाएगी हमारे पास में से 0.5 आ गया माइनस वाला, है ना आपके पास में, फिर 0 भी आएगा एनीवेयर, तो इस तरीके से वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब 0 से छोटी वैल्यूज तो आपको पता है ऊपर वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना, और 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए नीचे की वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। नहीं, एक्स इधर से लेंगे ना तो इधर देखा जाएगा, वो तो इधर देखा जाएगा, क्योंकि 0 बीच में होगा कहीं ना कहीं। ऊपर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, है ना, ऊपर क्या आ जाएंगी, नेगेटिव संख्या आ जाएंगी, और 0 से नीचे की तरफ पॉजिटिव संख्या आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। आपके पास ऐसे ले सकते हैं। तो 0 से जब छोटा होगा तो कुछ मैप इधर मिलेगा और कुछ इधर की तरफ मिलेगा। इसको ऑन टू देखना है। ऑन टू का मतलब इधर के जितने भी आपके पास में इधर इस सेट के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इधर की तरफ ऑक्यूपाइड होंगे, यानी कि सबके सारे एग्जॉस्ट होंगे, इधर से सारे के सारे इधर कनेक्शन रखेंगे, यानी कि इधर के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलेगा। तो जनरली क्योंकि सेट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रियल नंबर के नंबर भी हम लिखें तो आप क्या लिखेंगे, जैसे मान के दशमलव वाले नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे -3 हो गया, -2.5 हो गया, तो ऐसे नंबर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन इनको इधर मैप कराने में बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा टेढ़ी खीर है कि हम लोग इसका एक डायग्राम तैयार करके थोड़े स्ट्रॉन्ग फीलिंग ले लें। तो फीलिंग लेने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कैसे हम लोग वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे, तो उसी से करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि माना हमने क्या करा, एक वाई एलिमेंट लेकर चलते हैं, किस में से, इस सेट में से, यानी कि किस में से, कोडोमेन में से, और ये देखेंगे, यानी कि इधर से एक वाई एलिमेंट लेके चलते हैं, भाई किसी पर्टिकुलर के लिए तो बात कर नहीं सकते, वाई एलिमेंट लेके चलते हैं और देखते हैं इधर की तरफ आपको एक एक्स मिलता है या नहीं मिलता। मतलब हम कोई वाई एलिमेंट देखते हैं, इधर की तरफ एक वाई एलिमेंट लेके चलते हैं, क्या इसके लिए हम इधर एक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को देखते हैं, है ना। तो देखो हम लोग वाई कोडोमेन में से लेके चले, यानी कोडोमेन क्या है हमारा, ये वाले सेट को मैंने ओपन इंटरवल -1, 1 भी कहा था, तो आप इसको -1, 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, माना ये लेके चला, वाई ऐसा है कि y इज इक्वल टू हमारा fx है, y इज इक्वल टू हमारा fx है, और केस लेके चल रहे हैं जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन काम में आएगा ये वाला। इसका मतलब y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा कि x अपॉन 1 - x, यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, तो 1 माइनस, क्योंकि x देखना ना, मैं तो इधर की तरफ x मिलेगा नहीं मिलेगा, तो x की वैल्यू निकालिए, तो 1 - x इंटू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा x, और y माइनस की xy इज इक्वल टू आ जाएगा x,
तो मेरे भाई, मेरे बेटे, अगर मैं इस x को उधर ले जाऊं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस एक्स वाई, या फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा x कॉमन निकालो 1 प्लस वाई, या x इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। अब ये जो एक चीज मिली है ना मेरे को, ये एक चीज मिली है, इससे देखेंगे हम, इसी से बात करेंगे हम। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो y कहां से लेके चल रहे हैं? y लेकर के चल रहे हैं हम लोग ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, यानी कि y की वैल्यू कहां से लेनी है? इस -1 से इस 1 के बीच की लेनी है, इन दोनों को भी नहीं लेना है, इनके बीच की वैल्यू लेनी, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी वैल्यू। आप इनके बीच की कुछ भी वैल्यू लोगे, और मतलब y का मान कुछ भी लोगे, जब इनके बीच की वैल्यू y इज इक्वल टू, मैंने ले लिया सपोज 0.5 ले लिया, इनके बीच में से कहीं से भी ले लेंगे। जब मैं इसमें रखूंगा x इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक रियल नंबर ही तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई आप मेरी बात सुनो, इधर की तरफ क्या है? सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं। तो जब हम x की वैल्यू ये ले रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर हमें एक x मिल रहा है ना भाई, आप इसे सॉल्व करो, रियल ही तो मिलेगा, ये भी तो वास्तविक संख्याएं मिलेगी, कोई बाहर से कोई काल्पनिक संख्या, समिश्र संख्या तो मिलने से रही, वास्तविक संख्या मिलेगी। मतलब हमें ये क्लियर हो गया, आप कुछ भी वैल्यू रखोगे इसके अंदर, हमें क्लियर हो गया कि y के प्रत्येक मान के लिए डोमेन में हमें एक पूर्व प्रतिबिंब मिलता है। तो इस बात को लिखेंगे, y बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल के लिए, के लिए, के लिए, ठीक है ना, के लिए, के लिए डोमेन में, डोमेन में हमें, ठीक है ना, डोमेन में एक पूर्व प्रतिबिंब, एक पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है ना, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है ना, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है ना, पूर्व प्रतिबिंब x, जो कि कहां से मिलेगा? R में से मिलता है, मिलता है। अतः x लेस देन 0 के लिए, हम ना इसी के लिए तो बात कर रहे हैं, x लेस देन 0 के लिए, जो फलन है, फलन ऑन टू है, ऑन टू है। एक केस में हमने ऑन टू दिखा दिया इसको। किस केस में ऑन टू दिखा दिया मेरे बेटे? जब x छोटा है, तो एक केस यानी कि ऊपर वाले केस में इसको हमने ऑन टू दिखा दिया। अब इसको नीचे वाले केस में दिखाना है। नीचे वाले केस में भी सिमिलर मैनर से काम करेंगे और यहां से हम लेके चलेंगे। अब जब x ग्रेटर देन है या 0 के से बड़ा है तब हम बात करेंगे। फिर उसी तरीके से हम लोग लेके चलते हैं कि माना एक y लेकर चलते हैं बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी कि क्या है? ये को डोमेन है ना, को डोमेन में से लेके चल रहे हैं। सच दैट मतलब ऐसा है कि, अंग्रेजी में थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब अंग्रेजी में लिख दो चलो कोई बात नहीं। सच दैट का मतलब ऐसा है कि, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा था ऐसा है कि, यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया सच दैट कि y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा एंड y इज इक्वल टू, द डेफिनेशन फॉर इट ये काम करेगी। तो आप लिखेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर लो तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे बेटे, ठीक है ना, यहां से इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा देखो ध्यान से, यह जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। तो आप इस बात को देखो फिर दोबारा से, फिर वही बात कि y की कोई भी वैल्यू रखो -1 1 से, क्या हमें x मिलेगा? क्या हमेशा एक रियल x मिलेगा? भाई मिलेगा, कुछ भी मिले रियली मिलेगा। तो आप ये सेम बात लिख देंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा पेस्ट मार देंगे, कॉपी पेस्ट यहाँ मार देंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इतना है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ। तो फिर लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फलन ऑन टू है, ऑन टू है। तो अतः फलन
एक एक की हमने अभी पहले एक एक की प्रूव किया ना, एक एक की आच्छादक है, यानी कि 1 1 on 2 है, आच्छादक है। इतनी बात लिख करके उसको कह देंगे। भाई साहब बड़ा दम लग रहा है इन सवालों के अंदर, लेकिन भाई साहब मुझे तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 बड़ा सरल सवाल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना, ठीक है ना, और समझना इसमें जो जो बातें हुई हैं उसको फील करना, उसको आप फील करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है आपके पास में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक फंक्शन है या फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से पूर्णांकों के बीच में है, ठीक है ना, एंड अरे नहीं यार ये तो 6 है। एफ एक्स इज गिवन बाय एक्स की क्यूब, ठीक है ना, और द फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो इसको एक एक दिखाना, तो इस तरीके के सवाल 2.1 के अंदर हमने दिखाए थे, ऐसे कर लिए थे हमने सवाल बहुत सारे। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं कि x1 एंड x2 लेकर के चलते हैं फ्रॉम द आर में से, यानी कि डोमेन में से, ठीक है ना, और f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। इसका मतलब x1 की क्यूब इज इक्वल टू x2 की क्यूब। आपको पता है जब दो नंबर्स की क्यूब इक्वल होती है तो नंबर्स हमेशा बराबर होते हैं, ये बात हमने आपको अच्छे से बताई थी, ठीक है ना, आपको नोट करवाई थी हमने बात कि अगर देखो x1 की घात एक विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, और x2 की घात भी एक विषम संख्या हो, मैंने ये बात लिखवाई थी, और x1 x2 अगर रियल नंबर हैं तब ध्यान रखना है दिस इंप्लाइज x1 हमेशा x2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर हो या x1 x2 हमारे पूर्णांक हो तब भी ये बात सही है। x1 x2 अगर आपके पास में कोई नेचुरल नंबर भी हो तब भी ये बात सही है, ठीक है ना। तो फिर गलत कौन सी है, गलत ये है कि x1 की घात अगर सम संख्या हो और x2 की घात अगर सम संख्या हो, तो देखो ध्यान से, अगर x1 x2 रियल नंबर है तो ध्यान रखना है x1 कभी भी बराबर नहीं हो सकता x2 के। भाई x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर है, इस केस में तो -2 का स्क्वायर भी 2 के स्क्वायर के बराबर होता है क्या, -2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या, नहीं होता ना। और अगर x1 x2 आपके पूर्णांक भी हो जाएं तब भी x1 बराबर x2 नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन अगर x1 x2 हमारा नेचुरल नंबर में से आ जाएं, प्राकृतिक संख्याएं हों, तब ध्यान रखना x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये बड़े काम की बातें हैं, इस तरीके की बातें आप लिख लिया करो, ठीक है ना आपके पास। चलिए फटाफट इसको नोट करिए और इसके बाद आप तुरंत लिख दीजिएगा कि फलन एक एक ही है, इंजेक्टिव है। तो बेटे इस मुझे लगता है इस लेक्चर के अंदर इतने ही सवाल रखते हैं अभी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, लेक्चर नंबर 15 के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।